बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, ये आज का जो लेक्चर है, ये जितने अब तक हमने लेक्चर देखे हैं किस पे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और हमने जो प्रोडक्शन थ्योरी जो देखी थी, आज थोड़ा सा ना उनकी प्रैक्टिकलिटी को देखेंगे, यानी कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। पहले थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। और अच्छा, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स एज अ मतलब इन द फॉर्म ऑफ, यानी ये समझ ले कॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ फंक्शंस आप किस तरह सॉल्व करेंगे, यानी मैं किस तरह सॉल्व करूंगा, ये इस वीडियो का टॉपिक है। ठीक है। अच्छा, कुछ चीजें हम रिकॉल कर लेते हैं। कॉस्ट के कॉन्सेप्ट को हम सब जानते हैं कि आप कोई चीज परचेज करते हैं, कोई रॉ मटेरियल हो गया, तो उस पर जो कॉस्ट आप पे इनकर होती है, वो क्या कॉस्ट होती है, मतलब उसको हम कॉस्ट बोलते हैं बेसिकली। अब ये दो कैटेगरीज में डिवाइड हुई है। पहली है आपके पास फिक्स कॉस्ट, उसके बाद आपके पास है वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट वगैरह मैंने आपको सबको बता दिया था कि फिक्स कॉस्ट वही है जो हम रेंट वगैरह देते हैं, या जो एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरीज जो होती हैं, या आपने रेंट का मतलब क्या है कि आपने कोई एक शॉप ले लिया, आप उस पर आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, लेकिन आप कोई भी प्रोडक्शन में नहीं कर रहे, लेकिन आपको फिर भी उसका रेंट पे करना होगा मंथली, जो भी हम पे करते हैं। सही है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसमें होता है। वेरिएबल कॉस्ट वो होता है जो कि प्रोडक्शन एक्टिविटी जो आप करते हो, ठीक है, उस लैंड पे, पर्टिकुलर लैंड पे, तो उस पे जो आपके पास कॉस्ट आती है उस रॉ मटेरियल की, तो वो आपकी वेरिएबल कॉस्ट होती है, जो कि डिपेंड कर रही होती है लेवल ऑफ आउटपुट पे। ठीक है। और उसी हिसाब से वो चेंज होती है, जैसे रॉ मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ठीक है, ये सब हमने देख लिया था। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट जो होती है वो लीनियर भी हो सकती है, नॉन लीनियर भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि हमारा बिजनेस का स्केल क्या है। ठीक है, शुरू में ऐसा होता है कि हम नंबर ऑफ इनपुट देते हैं, तो कॉस्ट उस हिसाब से लीनियरली इंक्रीज कर रही होती है। लेकिन जब नंबर ऑफ इनपुट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ओवर क्राउडिंग हो जाती है, तो आपको पता है कि कॉस्ट आपकी उसी इनपुट में बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है, तो वो नॉन लीनियर हो जाती है सब चीज। अच्छा, इसको नॉन लीनियर को हम वेरिएबल कॉस्ट का फंक्शन है, यानी ये समझ लें, नॉन लीनियर की बात नहीं कर रहा मैं, वैसे ही बात कर रहा हूँ कि वेरिएबल कॉस्ट का जो फंक्शन वो इस तरह का होगा, क्वाड्रेटिक नेचर का होगा। सही। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। अच्छा, ये आपको याद करने होंगे कुछ एब्रिविएशंस, जैसे कि वेरिएबल कॉस्ट को हम इस तरह देखते हैं, आपका यूजुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी एज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन लिखा जाएगा। सही है। और इसके बाद बात कर लेते हैं टोटल कॉस्ट की, थोड़ा जल्दी देखेंगे इसको। टोटल कॉस्ट क्या होता है कि जैसे मैंने बताया था, रिपीट कर रहा हूँ, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। ये हमने पावर जनरेशन में भी जब कॉस्टिंग की थी डिफरेंट पावर स्टेशन की, तो वहां भी हमने ये देखा था टोटल कॉस्ट में सेमी फिक्स कॉस्ट वगैरह आ जाती है, रनिंग कॉस्ट आ जाती है। तो रनिंग कॉस्ट बेसिकली आपकी वेरिएबल कॉस्ट ही होती है, जो कि आपके लेवल और आउटपुट के हिसाब से क्या हो रही है, चेंज हो रही होती है। जितने आप प्रोडक्शन करते हो उस हिसाब से वो वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, बढ़ती है या कम होती है। ठीक है। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट, तो इस वेरिएबल कॉस्ट का जो फंक्शन है वो तो इस तरह का होगा, लेकिन फिक्स कॉस्ट आपको हमेशा इस तरह ही दी जाएगी किसी नंबर के फॉर्म में, इसका कोई फंक्शन नहीं होता, तो फिक्स है। ठीक है। तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, दोनों को ऐड कर देंगे। लेट्स सपोज एग्जांपल अच्छी थी। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, जैसे मैंने बताया था कि हर दूसरे आने वाले यूनिट में कितनी कॉस्ट लगी, यानी एडिशनल यूनिट में आपको कितनी कॉस्ट पड़ी, कितनी कॉस्ट आपने इंक्योर्ड की, पे की, यानी आपको एडिशनल कितनी कॉस्ट लगी, वो क्या होती है आपके पास, मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है। यानी आपने एक इनपुट बनाया, यानी एक प्रोडक्ट लिया, उसके बाद दूसरे प्रोडक्ट में एज कंपेयर टू प्रीवियस आपको उस न्यू एडिशनल प्रोडक्ट में कितनी कॉस्ट लगी, तो मार्जिनल कॉस्ट होती है। यहाँ लिखा हुआ है रिप्रेजेंट द एडिशनल कॉस्ट इंक्योर्ड टू प्रोड्यूस वन मोर यूनिट या एडिशनल यूनिट या नेक्स्ट यूनिट। ठीक है। यानी पहली एक क्वांटिटी है और दूसरी क्वांटिटी को बनाने में आपको कितनी कॉस्ट लगी। सही। तभी हम क्या करते हैं, चेंज इन, इसमें डेरिवेटिव लेते हैं, चेंज। अच्छा, इसमें डेरिवेटिव में हमेशा टोटल कॉस्ट ही कंसीडर करेंगे। ठीक है। और इसको डेरिवेट करेंगे रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी, हम आउटपुट देखेंगे कि उस एडिशनल आउटपुट के लिए कितनी कॉस्ट लगी। ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ टीसी यानी टोटल कॉस्ट डिवाइड विद रिस्पेक्ट टू क्यू। अच्छा, समझ आ गया होगा। अच्छा, ये क्यों जरूरत, इसकी जरूरत क्यों होती है कि ऑप्टिमल लेवल आउटपुट निकालने के लिए, कि ज्यादा हमें, क्योंकि मोस्टली इकोनॉमिक्स में जो एवैल्यूएशन होती है वो मार्जिनल कॉस्ट पे की जाती है। सही है। तो इसमें हम
इससे हम मैनेज कर सकते हैं, ऑप्टिमल इंश्योर करा सकते हैं ऑप्टिमल लेवल ऑफ प्रोडक्शन। और प्राइसिंग डिसीजन भी इसकी बिहाफ पे होती है कि हमें जब कॉस्ट इतनी लगी पर एडिशनल यूनिट में, तो हम उसी हिसाब से क्या रखेंगे, उसकी प्राइस रखेंगे। ठीक है, ये आई होप समझ। रेवेन्यू क्या होता है कि आप जब आप सेल करते हो तो उसके लिए आप उसके थ्रू आपको जो आपको जो प्राइस मिलती है उसकी, तो वो आप जो आप सेल करते हो गुड, तो आप आपकी जो इनकम आती है उसके थ्रू, उस प्रोडक्ट के थ्रू, उस सर्विस के थ्रू, वो आपका रेवेन्यू है। ठीक है, रेवेन्यू इज अ इनकम जनरेटेड फ्रॉम, तो इनकम जो आपने प्रोडक्ट जो बनाई है, तो उसको सेल करने में आपको आपको कितना रेवेन्यू मिला, आपको कितनी आपने इससे अर्निंग की। ठीक है, ये आपके पास क्या आ जाएगा, रेवेन्यू। अब इसमें प्राइस का फंक्शन आ जाए। अच्छा, प्राइस का फंक्शन अब इस तरह होगा आपके पास। ठीक है, अभी फिलहाल इसको देख लेते हैं, जब एग्जांपल हम देखेंगे तो और अच्छी तरह समझ आएगा। फिलहाल इसको अभी ऐसे ही परसीव करें। टोटल रेवेन्यू। अच्छा, आपको याद होगा एक लेक्चर मैंने इलास्टिसिटी के नाम से अपलोड किया था, 1 घंटे का लेक्चर था। उसमें आप देखें, मैंने बताया था कि टोटल एक्सपेंडिचर एक मेथड होता है जिसके थ्रू हम इलास्टिसिटी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो वो टोटल एक्सपेंडिचर बेसिकली रेवेन्यू ही होता है। ठीक है, तो उसमें क्या फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, प्रोडक्ट यानी जो प्राइस है प्रोडक्ट की, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, प्रोडक्ट की प्राइस, प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल रेवेन्यू। मुझे उस क्वांटिटी को सेल करने पे कितना रेवेन्यू मिला, टोटल रेवेन्यू मिला। ठीक है, तो वो क्या होगा आपके पास, ये इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे टीआर से, और ये इस तरह लिखे जाते हैं बेसिकली। अच्छा, ये प्राइस का फंक्शन क्या बता रहा है, कौन बताएगा? ये बताएगा कि अब इसमें अगर मैं क्यू पुट करूंगा, यानी ये यहीं से मुझे पता चल रहा है कि हर एडिशनल यूनिट में मुझे 0.5 का क्या मिलेगा, एक तरह से डिक्रीमेंट मिलेगा। ये आपको देखे ना, प्राइस है, अब मैं क्वांटिटी बढ़ाऊंगा तो वो 0.5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो प्राइस में 0.5 के हिसाब से क्या हो रहा होगा, यानी प्राइस आपकी डिक्रीज हो रही होगी। यानी हर एडिशनल यूनिट जो आप सोल्ड कर रहे हो, जो आपने सोल्ड किया या सेल कर रहे हो, तो उसमें जो 0.5 है उसका क्या है, क्वांटिटी की रिस्पेक्ट से क्या है, डिक्रीमेंट है। ठीक है, अगर ये बात समझ में नहीं आई तो इसको वैसे ही देख लें, आपको बस ये प्राइस का फंक्शन गिवन होगा, आपको टोटल रेवेन्यू इस तरह निकालना होगा, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या है, क्यू, सिंपल क्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, कोई इशू नहीं है, जैसे यहाँ किया हुआ है, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू 150 मल्टीप्लाई बाय 0.5 क्यू। अच्छा, अच्छा, मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, कि मार्जिनल रेवेन्यू में यही होता है कि रेवेन्यू आपको, यानी एडिशनल यूनिट सेल करने पे आपको कितना रेवेन्यू मिला, कितना रेवेन्यू आपने अर्न किया। सही है, यानी समझ ले मैं इसको और इजी वर्ड में समझाता हूँ। एक क्वांटिटी आपने सेल की, अब दूसरी सेल की आपने, तो पहले के मुकाबले में दूसरे पे आपको कितना, आपने कितना उस पर अर्न किया, ये समझ ले आपका क्या होता है मार्जिनल। कॉस्ट में भी यही है, रेवेन्यू में भी कॉन्सेप्चुअल वाइज सेम चीज है कि कॉस्ट में क्या है, कि मार्जिनल कॉस्ट में क्या है कि आपने कोई एक प्रोडक्ट खरीदी, उसके बाद जब आपने दूसरी खरीदी तो पहले के मुकाबले में आपको उसको परचेज करने में आपकी कितनी कॉस्ट लगी, या होती है आपकी मार्जिनल कॉस्ट। रेवेन्यू क्या है कि आपने पहली प्रोडक्ट सेल की, दूसरी जब आपने सेल की तो पहले के मुकाबले में आपको कितना रेवेन्यू मिला, तो वो होता है मार्जिनल रेवेन्यू। आई होप ये ज्यादा अच्छी तरह समझ आया होगा। तो इसमें क्या सिंपल डेरिवेटिव चेंज देख रहे हैं हम रिस्पेक्ट टू प्रीवियस प्रोडक्ट, तो इसमें चेंज हम देख रहे होते तो हम इसमें डेरिवेटिव लेते हैं हम सिंपल। तो डेरिवेटिव ऑफ टोटल रेवेन्यू, रेवेन्यू डिवाइड बाय डीक्यू, वही है। मार्जिनल कॉस्ट में क्या था, डेरिवेटिव ऑफ टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय रिस्पेक्ट टू द क्वांटिटी, यानी डेरिवेटिव ऑफ टोटल रेवेन्यू रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी। ठीक है, ये बात समझ आ गई होगी। अच्छा, यानी इससे हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ, यानी कितना प्रॉफिट हमें मिल रहा है, मैक्सिमम कितना प्रॉफिट मिल रहा है, इसके थ्रू हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। ये वो की फैक्टर है। सही, यानी इसके थ्रू हम मालूम करेंगे। आगे देखते हैं किस तरह। ये एब्रिविएशन बता रहा हूँ, उसके बाद डायरेक्ट न्यूमेरिकल की तरफ आएंगे, जल्दी इसको वाइंड अप कर लेंगे, कोई इशू वाली बात नहीं है, जल्दी हो जाएगा। प्रॉफिट क्या है, सिंपल प्रॉफिट में क्या है कि जो टोटल कॉस्ट थी उसमें जो आपने प्रोडक्ट परचेस की, ठीक है, 5,000 की, लेट्स सपोज, अब आप उसको 6,000 में बेच रहे हो, 6,000 में बेच दिया आपने, तो टोटल रेवेन्यू आपको कितना मिला इसमें, 1,000 रुपए का।
तो वही है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, इससे पता चलेगा प्रॉफिट कितना हुआ आपका। सिंपल है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम, इसका प्रॉफिट का जो क्या कहते हैं, जो इसकी रिप्रेजेंटेशन है वो पाई से होती है। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें हम क्या करते हैं, टोटल रेवेन्यू यानी टोटल रेवेन्यू आपको निकालना पड़ेगा, आपको उसका फंक्शन पता होना चाहिए, या तो आप पता करो या आपको गिवन हो तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आपको निकालना पड़ेगा पी मल्टीप्लाई क्यू करके। सिंपल है, टोटल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, अगर गिवन है डायरेक्टली तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट करके निकालनी होगी। टोटल रेवेन्यू मैंने बता दिया पी मल्टीप्लाई क्यू, तो इस तरह के फंक्शन आ रहे हैं, इनको आप क्या करते हैं माइनस करवा दे तो ये हो जाएगा आपके पास। अच्छा, ये किस तरह पता चलेगा कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज है, इसकी दो कंडीशन है। पहली तो कंडीशन ये कि जो प्रॉफिट आया आपके पास जो फंक्शन के तौर पे आया है, ये रहा, ये फंक्शन के तौर पे आया, आप क्या करें इसको इक्वेट, पहले तो आप इसका डेरिवेटिव ले लें। सिंपल बता रहा हूं, यहाँ कहीं नहीं देखे आप, सिंपल मेरी जो मेरी वर्डिंग है ना उस पर आप क्या करें, फोकस करें, कुछ भी लिखा हो यहाँ पर उससे वो वही चीज लिखी जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले तो जो आपके पास जो प्रॉफिट आया पाए फंक्शन जो आया पूरा, ये रहा 146 क्यू माइनस 5.5 क्यू स्क्वायर माइनस 100, इसका डेरिवेटिव लें। इसको डेरिवेटिव लेने के बाद इसको कर दें इक्वेट कर दें जीरो के साथ, और फिर जो एक इक्वेशन बनेगी उसको सॉल्व करें, ठीक है। इससे आपको दो क्यू की वैल्यूज मिल जाएंगी, साइड पर रख दें उसको। अब क्या करें, अब सुने, अब क्या करें सुनिएगा, जब आपने इसका सेकंड फर्स्ट डेरिवेटिव लिया आपको क्यू की वैल्यूज भी मिल गई, हो गया। जब आप इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा, अगर तो वैल्यू नेगेटिव आ रही होगी सेकंड डेरिवेटिव करने के बाद, इसका मतलब कि प्रॉफिट आपको जो है मैक्सिमाइज है, और अगर वो पॉजिटिव आती है इसका मतलब आपका मिनिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम नहीं है इसमें, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ भी है द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द प्रॉफिट फंक्शन शुड बी नेगेटिव, अगर नेगेटिव नहीं आ रहा इसका मतलब कि वो मैक्सिमम पॉइंट नहीं है। नेगेटिव आ गया सेकंड डेरिवेटिव करने के बाद सेकंड ऑर्डर कंडीशन, तो इसका पता चल जाएगा कि एटलीस्ट ये पता चल जाएगा इससे हम काम ठीक कर रहे हैं, और ऐसा होगा लाजमी। अगर पेपर में लिखा हुआ है कि डिटरमाइन करें मैक्सिमम प्रॉफिट आउटपुट लेवल, तो लाजमी सेकंड डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आना चाहिए, नहीं आ रहा इसका मतलब आपने कोई गलती की साइन। और वैसे फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन में क्या है, डेरिवेटिव ले और जीरो के इक्वेट कर दें, तो वो ये बता देगा। अच्छा, प्रॉफिट इज मैक्सिमम क्यों, जब मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर आ जाए, जितनी आपने एडिशन कॉस्ट लगाई उस हिसाब से आपको मार्जिनल एडिशनल रेवेन्यू भी मिल रहा है, आप उस पर अर्न भी कर रहे हो एडिशनल यूनिट पे, तो आपका क्या है इसका मतलब प्रॉफिट क्या आपका मैक्सिमाइज है, सिंपल सी बात है। ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है, ब्रेक इवन एनालिसिस ये होता है कि इसमें कोई आपका प्रॉफिट नहीं हुआ, प्रॉफिट जीरो है, यानी आपने जिस जिस प्राइस प्रोडक्ट खरीदी उसी प्राइस पे बेच दी, तो ये तो प्रॉफिट जीरो, ये निकालने का तरीका भी वही है इस तरह। तो आई थिंक ये चीजें समझ आ गई होंगी आपको। अच्छा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या क्या चीजें कि अब जाहिर सी बात है टोटल कॉस्ट का पैटर्न तो हमेशा बढ़ेगा, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट होती है, तो टोटल कॉस्ट तो आपकी हमेशा इंक्रीज कर रही होगी, इंक्रीजिंग पैटर्न पे होगी, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट लेवल से स्टार्ट होती है। टोटल रेवेन्यू ये आपका चेंज कर सकता है, डिपेंड करता है कि आपने उस प्रोडक्ट को जो आपने मैन्युफैक्चर की उसको किस हिसाब से बेचा है। अगर तो फॉर एग्जांपल डिमांड बहुत ज्यादा इलास्टिक है, आपने प्राइस कम कर दी, प्रोडक्ट आपकी बहुत ज्यादा बिकना शुरू हो गई, तो रेवेन्यू भी आपको इस हिसाब से मिलेगा। लेकिन अप टू सर्टेन पॉइंट वो मेंटेन रहेगा, उसके बाद मजीद प्राइस डिक्रीज करने पे आपको क्या मिलेगा, आपको फिर टोटल रेवेन्यू आपको उस हिसाब से जनरेट नहीं होगा। तो ये लिखा हुआ है कि कर्व इसका भी इंक्रीज करेगा, लेकिन एट डिक्रीजिंग रेट, अगर आप प्राइस कम कर दोगे क्वांटिटी की। जैसे बता प्राइस किसी एक चीज की जिसकी फॉर एग्जांपल डिमांड इलास्टिक है, मतलब उसकी प्राइस कम करने में लोग उसको ज्यादा परचेस करेंगे, आपको पता है, या आपने फॉर एग्जांपल डाउनवर्ड प्रेशर आपने अप्लाई हुआ, आपने उसकी प्राइस कम कर दी, तो क्या उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी तो उस हिसाब से वो लोग इसको परचेस करेंगे, तो क्या होगा आपके रेवेन्यू इंक्रीज ही करेगा, लेकिन एट डिक्रीजिंग रेट। क्यों, क्योंकि आपने उसकी प्राइस तो कम कर दी ना, ठीक है। या तो ज्यादा प्राइस पे ऐसा हो इंक्रीजिंग रेट, जब आपके लिए इंक्रीजिंग रेट क्या होगा रेवेन्यू के तौर पे, जब आपने इसकी प्राइस बढ़ा रखी है और लोग बहुत ज्यादा ले भी रहे हैं इसको, ठीक है। लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना, तो अ कर्व दैट मे इंक्रीज, मतलब मे लिखा हुआ है एट इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट, अगर आप जैसे पता है क्वांटिटी की प्राइस आप कम कर दोगे, तो जाहिर सी बात है अकॉर्डिंग टू लॉ डिमांड, अगर आप प्राइस ऑफ द क्वांटिटी कम होती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है। इनवर्स रिलेशनशिप होता है ना कंज्यूमर के हिसाब से, अगर हम देखें तो उसी हिसाब से आपको रेवेन्यू मिलेगा, लोग परचेस करेंगे। लेकिन अब ये जाहिर सी बात है उस हिसाब से इंक्रीज नहीं करेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अब आपने प्राइस इतनी कम कर दी उस प्रोडक्ट की कि आप ले तो रहे हैं लेकिन आपको रेवेन्यू नहीं मिल रहा, आपने जिस कॉस्ट पे उसको जिस कॉस्ट कह रहा हूँ जिस प्राइस से उसको बेचना था उस प्राइस से बेच नहीं रही, आपको मजबूरन प्राइस कम करके उसको निकालना पड़ गया, तो रेवेन्यू तो आपको नहीं मिलेगा ना। तो बस ये इस हिसाब से होता है, मेरे ख्याल में समझ आ गया होगा द डिफरेंस बिटवीन द। अच्छा,
एज पर प्राइस डिक्रीज का चाहिए हो गया। द डिफरेंस बिटवीन द टोटल रेवेन्यू, अच्छा ये तो प्रॉफिट का सिंपल कर्व होगा, टोटल रेवेन्यू डिफरेंस एंड टोटल कॉस्ट जो कर्व है, तो वो दोनों के डिफरेंस से जो आ रहा होगा आपके पास, इन दोनों के डिफरेंस से जो कर्व बन रहा होगा, तो वो क्या होगा आपके पास, प्रॉफिट का कॉस्ट। जितना ज्यादा डिस्टेंस ज्यादा होगा इसका मतलब ज्यादा प्रॉफिट होगा, लिखा हुआ है। जितना गैप ज्यादा होगा उतना प्रॉफिट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। सही है। अब ये कुछ, अब हम इसके एग्जांपल देख सकते हैं, मैं आगे ये चीज लिखी हुई है, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल में, ठीक है, अब ये देखें लिखा हुआ है ना, डिटरमाइन द ऑप्टिमल, अच्छा, अंडरस्टैंडिंग कॉस्ट रेवेन्यू एंड प्रॉफिट फंक्शंस अलाउज बिजनेस टू डिटरमाइन द ऑप्टिमल प्रोडक्शन लेवल। ये सब चीजें क्या अलाउ करती हैं हमें, क्या हेल्प आउट करती हैं, ताकि हम उसी हिसाब से उस प्रोडक्शन करें। यानी इतनी ज्यादा प्रोडक्शन में नहीं कर दूं कि बाद में मेरा रेवेन्यू भी नहीं आए। तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरा प्रॉफिट जो है, अगर अगर मैं प्रोड्यूसर हूं तो मैं कोशिश करूंगा मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज रहे। तो ये सारी चीजों अभी हमने चीजें पढ़ी हैं, ये हेल्प आउट करती है हमें कि हम वो ऑप्टिमल लेवल्स आइडेंटिफाई कर सकें जिनके थ्रू हमें प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इसमें। अच्छा, अब प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, आप उस तरह मैंने आपको जैसे बताया था कि अगर आप प्राइसिंग स्ट्रेटेजी कंट्रोल कर लेते हो, एनालाइज कर लेते हो, डिटरमाइन कर लेते हो, उससे आपसे जैसे पता है आपने प्राइस ऐसे रख ली कि लोगों उससे अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो आपकी उससे सबसे सेल भी बढ़ेगी। ठीक है, अब आइडेंटिफाई द ब्रेक इवन पॉइंट्स टू अंडरस्टैंड, मतलब अब ब्रेक इवन पॉइंट आप डिटरमाइन कर लो। ये ब्रेक इवन पॉइंट रेंज होती है कि लेट्स सपोज मुझे पता है मुझे एटलीस्ट इतने प्रोडक्ट को सेल करने पड़ेंगे तभी मेरे पास प्रॉफिट आएगा। तो वो आप एनालाइज करो कि कितने प्रोडक्ट मुझे निकालने होंगे जहां से मुझे प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाए, और कहाँ मुझे रुकना है, उसकी सेल पे कहाँ रुकना है, यानी उसकी प्रोडक्शन पे, उस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन में मुझे कहाँ रुकना है। ऐसा ना हो कि मैं बनाता चले आ रहा हूँ प्रोडक्ट, वो सेल ही नहीं हो रही है उतने हिसाब से। तो एक रेंज, ये तभी होता है ब्रेक इवन पॉइंट, एक रेंज बता रहा होता है कि आपको इतनी, अगर आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो आपको इतनी प्रोडक्शन मिनिमम करनी होगी। अच्छा, ऐसे द इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन कॉस्ट और प्राइस, वही क्या चेंज इन कॉस्ट और क्या प्राइस में जो क्या कहते हैं, इससे हेल्प हेल्प आउट, ये कॉन्सेप्ट हमें हेल्प आउट करते हैं कि हमें किस हिसाब से कॉस्ट और प्राइस को सेट करना है बेस्ड ऑन द प्रॉफिट। आई थिंक ये समझ आ गया, काफी टाइम ले लिया। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं, और वो मैं अपने पास से कराऊंगा। मैं डायरेक्ट आ जाता हूँ प्रॉब्लम नंबर 5 पे। ऑल तो मैंने इसकी प्रॉब्लम 1 भी सॉल्व करा हुई, लेकिन कॉन्सेप्ट में काफी टाइम लग गया। तो अगर ये प्रॉब्लम आपको समझ आ जाती है तो फिर आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। मैंने इसको ही बहुत डिटेल कर दिया है, ठीक है, तो उसको जल्दी से समझा लेता हूँ। अच्छा, अब इसमें क्या है, वेरिएबल कॉस्ट फंक्शन गिवन है हमें, सिंपल वही प्रॉब्लम है कि एक कंपनी है जो चॉकलेट बनाती है, ठीक है, और इसमें ये इसके फंक्शन है जो हमें गिवन है, आपको निकालने की जरूरत नहीं है। वेरिएबल कॉस्ट फंक्शन गिवन है, इस कंपनी का जो वेरिएबल कॉस्ट है इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन, वो क्या है, वो ये है, इसमें क्यू है। अच्छा, क्यू जो है आपको पता है कि वो क्वांटिटी होती है, यहाँ पे बॉक्सेस की क्वांटिटी मेंशन की गई, तो ये उस हिसाब से ये चेंज होती रहती है, लेकिन एट द एंड जो सॉल्व करने का मेथड है वो सेम रहेगा। ठीक है, फिक्स कॉस्ट मैंने बताया था इस फॉर्म में होती है। अब मेरे ख्याल में ये आपको बहुत अच्छी तरह आप इसको अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। अगर आपको अभी 18 मिनट का अगर ये लेक्चर समझ आ गया तो फिर इसमें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। सेलिंग प्राइस फंक्शन गिवन है, कौन बताएगा इसमें क्या क्वांटिटी बढ़ने से क्या डिक्रीमेंट आएगा प्राइस पे, 0.25 का आएगा डिक्रीमेंट। यानी अब मैं प्राइस पर एडिशन यूनिट ऐड करता चले जाऊंगा तो क्या होगा, 0.25 के लिहाज से वो की प्राइस क्या होगी, कम होती चली जाएगी। ठीक है, अच्छा, सही। फर्स्ट टोटल रेवेन्यू फंक्शन, टोटल रेवेन्यू फंक्शन का क्या फॉर्मूला है। अब एक काम करते हैं, ये आपने देख लिया क्या क्या चीजें निकालनी है, ब्रेक इवन आउटपुट लेवल निकालना है, ये चीजें निकालनी है, टोटल रेवेन्यू फंक्शन, टोटल कॉस्ट फंक्शन, प्रॉफिट फंक्शन निकालना है। सही है। अच्छा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट एंड मैक्सिमम मैक्सिमम प्रॉफिट, सब चीजें हमें निकालनी है। यानी वो पॉइंट निकालना है जहां हमारा प्रॉफिट जो होगा मैक्सिमाइज होगा, वो प्रोडक्ट की यूनिट्स निकालनी है जिसपे हमारा प्रॉफिट जो रहेगा वो क्या रहेगा, सबसे ज्यादा रहेगा। और हमें उस क्वांटिटी पे प्राइस भी निकालनी है कि कितनी प्राइस रहेगी मैक्सिमम, जहां पर प्रॉफिट हमारा क्या रहेगा, यानी वो प्राइस कौन सी होगी जिससे प्रॉफिट हमारा मैक्सिमम होगा। सिंपल वो प्राइस निकालनी है। ठीक है, प्रॉफिट निकालना है, मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है, जिस क्वांटिटी पे प्रॉफिट मैक्सिमम होगा वो निकालनी है,
और जिस प्राइस पे आपका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा वो निकालना है। सिंपल इस चीज समझ आ गई आपको। अब एक काम करते हैं, मैं अपने नोट्स खोल लेता हूँ। सिंपल ये है, ये प्रॉब्लम नंबर 1 में ये सिंपल है। अगर प्रॉब्लम नंबर 5 समझ आ गई तो 1 2 3 4 में कुछ भी मसला नहीं होगा। ठीक है, ये है, ये गिवन है हमें, फिक्स कॉस्ट गिवन है जैसे यहाँ गिवन था। ठीक है, ये सब चीज हमें गिवन है, तो इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है हमें। और 180 फिक्स कॉस्ट है, आई थिंक फिक्स कॉस्ट भी सही लिखी है मैंने, बिल्कुल सही। ठीक है, प्राइस फंक्शन भी गिवन है। सिंपल क्या करना है, टोटल रेवेन्यू के लिए पी मल्टीप्लाई क्यों कर देना, सिंपल आ गया टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट, सिंपल दोनों को ऐड करते हैं फंक्शंस को, फिर कोई मसले वाली बात नहीं है, आप बहुत अच्छी तरह समझ आएगा। मैंने तभी टाइम ही कॉन्सेप्ट पे दिया है। प्रॉफिट क्या है, टी आर माइनस टी सी, जैसे बताया था मैंने, वही कर देंगे काम, पाया आ जाएगा। पाया निकालना बहुत जरूरी है, इसके थ्रू ही ब्रेक इवन पॉइंट आएंगे। क्या करते हैं ब्रेक इवन के लिए, कौन बताएगा मुझे, कौन मुझे चीता बताएगा। क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे और इक्वेट कर देंगे जीरो के साथ। ठीक है, तो नहीं 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 नहीं, सही है, सही सही, वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज का स्टेप होता है। बिल्कुल ठीक है, अच्छा हुआ आप लोग, अच्छा अगर आप लोगों ने सही बता दी तो कमेंट जरूर किएगा कि आपने सही बताया था, मैंने अभी गलत बता दिया, ऐसा नहीं है। प्रॉफिट ब्रेक इवन पॉइंट के लिए हम सिंपल क्या करते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट में करते हैं, ब्रेक इवन का पॉइंट का मतलब क्या है, मतलब सिंपल, जो आपके पास टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर हो जाती है, यानी प्रॉफिट जीरो हो जाता है आपका, सिंपल। तो प्रॉफिट जीरो यानी ये चीज जीरो हो जाएगी आपकी, सिंपल। ठीक है, इसमें डेरिवेटिव का कोई सीन नहीं है। अच्छा हुआ अभी अभी क्लियर हो गया। अगर आपने वीडियो में पॉज करके सही रिप्लाई दिया तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे बिल्ड हुए हैं। सही है, जीरो कर देंगे, दो वैल्यूज आई है, दो वैल्यूज क्या बताएंगी, ये स्टार्टिंग और एंडिंग रेंज बताएंगी कि आपको एटलीस्ट दो, जो कि 1.46 तो कोई फ्रैक्शन में नंबर है, इसका मतलब हमें एटलीस्ट दो क्वांटिटी स्टार्ट लेना होगा, दो क्वांटिटी हमें एटलीस्ट सेल करनी है, सेल बिटवीन 2 to 38, और रुकना कहाँ है, 38 तक तो सेल करनी है, तभी हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, टू स्टे प्रॉफिटेबल। अदरवाइज अगर हम इस रेंज से बाहर जाएंगे, यानी अगर हम एक प्रोडक्ट यानी दो से कम अगर प्रोडक्ट सेल करते हैं तो हमें इतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा, यानी प्रॉफिट हमारा मैक्सिमाइज नहीं होगा। और अगर हम 48 या 50, यानी ये समझ लें 38 प्रोडक्ट से ज्यादा अगर सेल करेंगे तो तब भी हमारा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम नहीं होगा, यानी इस रेंज के अंदर अंदर आपको रहना है। सही है, टू अवॉइड एनी लॉसेस, ताकि आपको कोई भी लॉस ना हो, वरना क्या होगा, अगर इस रेंज से बाहर चले जाओगे तो क्या फिर आपको आपको क्या इनक्योर करना पड़ेगा, आपको लॉसेस इनक्योर करने पड़ेंगे, आपका प्रॉफिट डाउन होना शुरू हो जाएगा। सही, अच्छा, ये समझ आ गया होगा। अच्छा, अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के सबसे पहले तो जो आपका जो प्रॉफिट फंक्शन है ये वाला, इसका डेरिवेटिव लो। अब ये डेरिवेटिव लेने वाली बात आ जाती है, और फिर क्या करें आप, इसको इक्वेट कर दें जीरो के साथ। ठीक है, और फिर क्या करें आप, क्यू निकालने यहां से, यानी ये वो क्वांटिटी मिल जाएगी जिस पे आपका प्रॉफिट जो आएगा, यानी इस क्यू को अगर मैं पुट कर दूं इस प्रॉफिट फंक्शन में तो मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन एक कंडीशन अभी रहती है, आप चेक करो इसका सेकंड डेरिवेटिव जीरो है या नहीं। अगर तो इस प्रॉफिट फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव जीरो है, इसका मतलब कि आप मुझे जो क्यू मिला है और उस क्यू को इस यहां पे पुट करने में जो मुझे प्रॉफिट मिलेगा वो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। तो अभी इत्तेफाक से क्या हुआ कि ऐसा ही हुआ, जब मैंने सेकंड डेरिवेटिव लिया इसका, यानी सिंपल समझ लें, इसका जब सेकंड डेरिवेटिव लिया तो मुझे नेगेटिव ही वैल्यू मिली। इसका मतलब ये पॉइंट जो है, ये वो क्वांटिटी ने जो जो मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट प्रोवाइड करेंगी। तो मैंने सिंपल इस क्यू को कहां पुट कर दिया, यहां पर पुट कर दिया। ठीक है, तो मुझे प्रॉफिट जो मिला मैक्सिमम प्रॉफिट मिला। और जब मैं इस क्यू को प्राइस फंक्शन में पुट कर दूंगा, प्राइस फंक्शन का है ये रहा, तो मुझे जो प्राइस मिलेगी वो मैक्सिमम प्राइस मिलेगी, और ये हमें पार्ट फॉर्म में करके दिखाना था। तो ये न्यूमेरिकल सिंपल से, और ये इसका समरी बन जाएगी। तो बस ये इतना सा टॉपिक था, इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम के लिए। तो आई होप आपको समझ आया होगा, अगर आपको समझ आया तो देखें, इसको शेयर करें। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर द मिड टर्म इंक्लूडिंग मी। अल्लाह हाफिज।